सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। तो निर्धनता का अनुमान कैसे लगाते हैं या निर्धनता के अनुमान कैसे हैं? अब यहाँ कुछ हमारे पास टेबल हैं, तालिकाएं हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि भारत में जो निर्धनता का अनुपात है वो वर्ष 1993 और 1994 इसमें क्या था और कैसे चेंज हुआ है। तो इसको अगर मैं समझाऊं आपको इस टेबल से, तो 93-94 यहाँ पर लगभग 45% से वर्ष 2004-05 इसमें 37.2% इसमें एक गिरावट आई और वर्ष 2011-12 में 21.9% आ गया। यानी कि शुरुआत हुई, अगर मैं 1990 के दशक से शुरुआत करूं तो 45 करीब, फिर हुआ 37 करीब और फिर हुआ 21.9 या 22, एक इंटीजर ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि निर्धनता में कमी तो आई है, पॉवर्टी का जो लेवल है लोगों का वो कम हुआ है। और अगर संख्या के रूप में बात करें तो 2004-05 में 407.1 मिलियन से ये गिर कर आ गया 269.3 मिलियन। ये 2011-12 के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें काफी गिरावट हुई, यानी कि अभी निर्धनता का अनुमान या निर्धनता में कमी आई और जिसमें हर वर्ष में अगर देखा जाए तो 2.2 प्रति वर्ष इतनी पॉवर्टी या कहें कि निर्धनता कम हो रही है। तो इसका मतलब ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि सरकार का जो रोल है, सरकार जो काम कर रही है उस हिसाब से चीजें कम हो रही है, निर्धनता कम हो रही है। एक चीज समझने योग्य है यहाँ पर, जो असुरक्षित समूह है, ऐसे लोग, ऐसा ग्रुप जो अपने आप को असुरक्षित मानता है या वो किसी ना किसी तरीके से वल्नरेबल है, हाशिए पे है या असुरक्षित है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके जो परिवार है या ये जो परिवार है वो सबसे ज्यादा अपने आप को असुरक्षित मानते हैं या वो असुरक्षित हैं। आर्थिक समूहों में सबसे ज्यादा जो असुरक्षित समूह है उसमें कौन से आते हैं? एक तो जो कृषक परिवार है और जो नगर में या कहें अर्बन एरिया में मजदूर काम करते हैं, मजदूर परिवार है। जैसे हमने कहा कि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है, यानी ये एक पूरे देश का औसत है, पूरे देश का औसत 26 है। लेकिन यहीं पर अगर हम केवल एक कैटेगरी की बात करें या कहें कि अनुसूचित जनजातियों के 100 में से, यानी कि अनुसूचित जाति में 100 में से 51 लोग अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी नहीं पूरा कर पाते, जबकि पूरे देश का देखा जाए तो ये 26 है। निर्धनता रेखा के नीचे जो लोग हैं 100 में से 26 लोग नीचे हैं, ये पूरे देश का है। लेकिन अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर बात कर ली जाए तो 51 लोग हैं 100 में से जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि वो अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, मूल आवश्यकताएं पूरे नहीं कर पाते। अब अगर हम यहीं पर आंकड़ा नगरीय क्षेत्र में आ जाएं, हम अर्बन क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में आ जाएं, तो यहाँ पर 50% जो गरीब हैं या ये कहें कि मजदूर हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। यानी कि अगर 100 मजदूर काम कर रहे हैं एक शहर में, जिसको हम शहर कह रहे हैं, नगर कह रहे हैं, उसमें 50 जो है वो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। लगभग 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी कि ऐसे कृषि में काम करने वाले लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, तो ये 50% हो गए। और 43% यानी कि 43% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। यानी अनुसूचित जनजाति की तो मैंने आपको बात बता दी, जो शेड्यूल ट्राइब जिसे कहा जाता है। अनुसूचित जातियां जो है, जिनको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, 43% या गरीब है। और खास तौर पर अगर आप देखिए दो लेवल का मार्क कैसे पड़ रही है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक तो ये भूमिहीन है, जमीन नहीं है इनके पास, और उसके बाद ये दिहाड़ी श्रमिक करते हैं, यानी कि डेली बेज पर लेबर का काम करते हैं। तो दो तरीके से मार पड़ रही है यहाँ पर, दो तरीके से निर्धनता इनमें देखी जा रही है। तो 1990 का जो दशक है उसके समय अनुसूचित जनजाति यानी ट्राइब परिवारों को छोड़कर अन्य सभी जो 3 समूह है, जिसमें अनुसूचित जाति आती है, ग्रामीण क्षेत्र में जो लेबर काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में जो लेबर काम कर रहे हैं, और जो मजदूर शहर में काम कर रहे हैं जिनकी रोजगार या रोजगारी आपकी अनियमित है, प्रॉपर नहीं है, उनकी निर्धनता में कमी तो आई है। लेकिन अनुसूचित जनजाति का अभी भी हमको लेवल जो है वो सुधारना है।
अब इसमें एक और चीज आ जाती है कि आदमी, औरत और वृद्ध और बच्चे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कैटेगरी है, तो आदमियों का तो अब थोड़ा सा अलग हटाते हैं, महिलाएं, महिलाएं मतलब औरतें, और जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, बच्चियां, बच्चियां जो छोटी बच्चियां हैं, और ये जो है इनको भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसका मतलब एक तो निर्धन हो गए कुछ लोग, और उसके बाद उसमें भी निर्धनता में निर्धन, यानी एक परिवार के अंदर आ जाए तो इस परिवार के अंदर जो बच्चियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं और वृद्ध लोग जो है, जो उम्र दराज लोग हैं, वो तो निर्धनों में और निर्धन हो जाते हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से संसाधन उनको मिलना चाहिए वो वहां नहीं मिल पा रहा। पहले तो वैसे ही नहीं मिल पा रहा है पूरे परिवार को, और परिवार के अंदर भी इनको नहीं मिल पा रहा है। तो यहां पर देखिएगा, भारतीय समूह आर्थिक वर्ग में एक यहाँ टेबल दिया हुआ है, अनुसूचित जनजाति ग्रामीण भारत में जो है 45.3, अनुसूचित जाति ग्रामीण भारत में 31.5%, ये निर्धनता रेखा से नीचे है। 21.9 यानी कि 22% औसत भारतीय निर्धनता अनुपात जो मैंने आपको बताया कि ये करीबन आपका जो नंबर है वो बाकी सबसे मेल नहीं खाता है, ये तो एवरेज निकाल दिया गया है। कृषि मजदूर जो है करीबन 40% ऐसे हैं जो निर्धनता से नीचे या रेखा से नीचे आते हैं, और जो अनियमित मजदूर है जिनको 30 दिन पूरी रोजगारी या फिर कहीं रोजगार नहीं मिलता, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, वो करीबन 33% है। ये आंकड़ा जो है ये देखिएगा 2011-12 का है, और आंकड़े थोड़े बदलते रहते हैं, लेकिन अमूमन आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो एक शिवराम की जरूर कहानी आपको मैं बताऊंगा कि शिव रमन साहब है, तमिलनाडु के करूर कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में ये रहते हैं। ये हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। ये जो कस्बा के बारे में बात कर रहा हूँ, करूर, बड़ा फेमस है। यहाँ गांव में 100 परिवार रहते हैं। अब इनका जो नाम मैंने लिया शिवरमन, ये इनका पूरा नाम है आर्थू थांथियार, यानी ये मोची जाति से आते हैं। 50 रुपए प्रतिदिन खेती हर मजदूर का काम करते हैं और कमा पाते हैं। 50 रुपए, आप देखिए 50 रुपए की क्या कीमत होती है, बिल्कुल नगण्य है ये। लेकिन उसे ये काम वर्ष में सारे वर्ष नहीं मिलता, 5 या 6 ही महीने मिलता है। वो बाकी छोटे मोटे काम करता है बाकी समय। उसकी पत्नी, शिवरमन की पत्नी है शशिकला, उनके साथ ही काम करती है, लेकिन इनको भी कभी कभी काम मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है 50 रुपए शिवरमन को मिलते हैं, और उसकी पत्नी शशिकला को 25 रुपए मिलते हैं, आधे मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। अब इनकी एक माता है 65 साल की, वो बीमार है, और प्रतिदिन उनको जरूरत पड़ती है लोगों की काम, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर पाती। 25 वर्ष की एक उनकी बहन है, अविवाहित है, उसके 4 बच्चे हैं, यानी कि जो शिवरमन है जिनकी आयु 1 से 16 वर्ष है। 3 लड़कियां हैं, सबसे छोटा बेटा है, और कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की जो पुस्तकें खरीदना, बाकी जो चीजें हैं, वो विलासिता है, मतलब बहुत महंगी बात है, उनके बस के बाहर है। फिर भी एक दिन शादी तो इनकी होनी है। अब इसीलिए वो अभी उनकी शिक्षा पे नहीं खर्च कर रहे हैं, अब शादी के लिए जोड़ रहे हैं, इस तरीके से समझिए आप। अब उनकी माँ को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, मृत्यु की वो प्रतीक्षा कर रही है। उनकी बहन और सबसे बड़ी जो लड़की है वो घर का काम करती है। शिवरमन अपने छोटे या कहें अपने बेटे को बड़ा होने पर चाहता है कि विद्यालय जाए, और उसकी जो अविवाहित बहन है उसकी पत्नी के साथ उसकी बन नहीं रही है, थोड़ा सा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब शशिकला उसे बोझ मानती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी है, उसके कारण कोई वर नहीं मिल पा रहा उसे। तो आप देखें, ये जो परिवार है, ये 2 जून या 2 टाइम की रोटी का प्रबंध करना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और शिवरमन जो है मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है। तो एक गरीब आदमी, निर्धन आदमी, इसके लिए कितनी समस्याएं होती हैं, आप समझिए कैसे जी रहे होंगे। ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना उनको वो मेहनताना मिल रहा है, माँ गरीब है, माँ जो है वो मृत्युशैया पे लेटी हुई है। इसी तरीके से बहन है, वो भी बड़ी मुश्किल से जिंदगी जी रही है। तो ये आपको एक परिवेश दिखाना चाहा मैंने कि किस तरीके से गरीबी या निर्धनता किस तरीके से कमर तोड़ देती है और क्या हाल होता है लोगों का। अब हम आते हैं अंतर्राज्यीय असमानताएं पे। अंतर्राज्यीय मतलब हमारे देश में करीबन 28 राज्य हैं फिलहाल। अब हर एक राज्य में सिचुएशन थोड़ी अलग अलग है। 1970 के दशक के प्रारंभ में, शुरुआत में जो राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनमें निर्धनता में कमी हुई है। लेकिन
जो निर्धनता कम हुई है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में कम हो रही है, ये अलग अलग जो निर्धनता कम होने का जो दर है वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है। जैसे 2011-12 में भारत का जो निर्धनता अनुपात था, यानी कि पॉवर्टी रेशियो जो था, वो 22% था। मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये जो क्षेत्र हैं, ये जो हमारे इलाके हैं, राज्य हैं, इसमें निर्धनता अनुपात, जो पॉवर्टी, मतलब ये समझ लीजिए निर्धन लोगों का जो अनुपात है, निर्धन लोगों का जो नंबर है, वो राष्ट्रीय अनुपात जो कि हम 22% बता रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। मैं बताता हूं आपको, बिहार और उड़ीसा में, बिहार में ये अनुपात है 33.7, यानी 100 में से करीबन 33.7, मैं इसको 34 कर देता हूँ, 100 में से 34 लोग निर्धन हैं। अगर हम यही उड़ीसा में आए तो 100 में से करीबन 33 लोग निर्धन हैं, राइट। ये सबसे ऊपर है, ये बिहार और उड़ीसा में सबसे ज्यादा निर्धनता है। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण निर्धनता है, उसके साथ ग्रामीण मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तो निर्धनता है ही है, बल्कि नगरीय क्षेत्र जो बिहार, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जो शहर हैं, वहां पर भी लोग निर्धन है, वहां पर भी लोग गरीब हैं। अगर हम देखें, केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर निर्धनता वाकई कम हुई है, यहाँ पर पॉवर्टी वाकई में कम हुई है। अब देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज समझिए, पंजाब और हरियाणा में क्या हुआ। यहाँ पर जो कृषि है, राज्य की बड़ी अच्छी कृषि दर है, कृषि की वृद्धि हुई, यहाँ पर आप कहें एग्रीकल्चर में वृद्धि हुई, तो इससे लोगों की निर्धनता कम हुई, लोग पुअर से थोड़ा अच्छे लेवल पे आए। केरल में बाकायदा ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दिया गया, तो केरल में आप देखिए 100%, अब आज की बात करूं तो 100% वहां पर लिटरेसी है, लोग अच्छे तरह से रहते हैं। पश्चिम बंगाल में जो भूमि सुधार हुआ, लैंड रिफॉर्म्स हुए, उससे निर्धनता में कमी आई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हुआ, यहाँ पर जो अनाज है, खाद्यान्न है, उसके लिए सार्वजनिक वितरण हुआ। इसके लिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लागू हुआ। और खास तौर पे इन जगह पे, तमिलनाडु में तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो सहकारी समितियों के हाथ में है, तो इससे जो निर्धनता में कमी आई। ऐसा ही अगर हम देखें कि अंतर्राज्यीय जो मैंने समस्याएं बताई, ऐसे ही विश्व की भी बात है। विश्व की भी बात है कि विश्व में, यहां पर आप आइए, कि जो नाइजीरिया, ये देश है नाइजीरिया, जिसमें अब एक नंबर मैं आपको बताता हूं कि भाई कोई तो एक अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा कि इससे कोई कम कमाएगा तो वो हो जाएगा निर्धन। तो ये तय किया गया $1.25, $1.25, $1 आज की कीमत में बताऊं उसकी 70-71 रुपए है। तो आप मान लीजिए 70-71 रुपए और 25, यानी कि आप 20 रुपए और 100 रुपए मान लीजिए। तो 100 रुपए से जो कम कमाता है प्रतिदिन, वो गरीब हो जाएगा। तो नाइजीरिया में देखिए 62% 100 में से 62 लोग गरीब हैं, वो 1.25, यानी तकरीबन 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। ऐसी बांग्लादेश है, भारत है, भारत की स्थिति थोड़ी इनसे ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं है। और अब श्रीलंका देखें, बहुत छोटा सा देश है हमारे बगल में, और उसमें केवल 4 लोग ऐसे हैं 100 में से जो इतना नहीं कमा पाते, 96 लोग अच्छा कमा पाते। तो ये एक विश्व का भी परिदृश्य है आपके सामने। और यहीं पर अगर भारत के जो चुनिंदा राज्य हैं, इनके निर्धनता अनुपात को जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर बिहार है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी है। अगर बाकी लेवल पे देखा जाए, केरल में सबसे कम है, इसके जस्ट बिहार के बाद उड़ीसा है, आसाम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अच्छे राज्यों में आपका केरल है। उसके बाद और आप देखें कि हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन बड़ी अच्छी है, पंजाब की बहुत बेहतरीन सिचुएशन है। मतलब मोस्टली जो साउथ के हैं, और जहां पर बाकी चीजों का, या ये कहीं पब्लिक के लिए काम किया गया है, चाहे सरकार ने किया, चाहे वहां के लोगों ने किया, निर्धनता कम हुई है। तो ये वैश्विक निर्धनता का जो परिदृश्य है, यहाँ पर एक बड़ा ग्राफ बड़ा अच्छा बताया गया है। और यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से ये विश्व का विकास सूचना, जैसे यहाँ पर अलग अलग देश के बारे में बताया गया है। मैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अब हम वैश्विक स्तर पे जा रहे हैं, यानी कि ग्लोबल स्तर पे जा रहे हैं। तो विकासशील देशों, यानी जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनमें अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार क्या है, यानी कि अगर कोई देश आप मानते हैं कि निर्धन है या निर्धनता की रेखा आपको डिसाइड करनी है, तो $1.25, जैसे मैंने बताया कि $1 करीबन 70-71 रुपए का है, तो आप इसको 90-95-100 रुपए करीब मान लीजिए, इतना। अब इसमें अगर जो विश्व बैंक कहता है, या कहेंगे जो कोई विकासशील देश है, इसमें जो रहने वाले लोगों का अनुपात जो $1.25 भी नहीं कमा पाते, वो 43 नंबर था, उससे गिरकर 2008 में 22% आ गया, यानी कि इसमें कोई कमी आई है। इसमें
चीजों में कमी आई। अगर आप ये ग्राफ देखें तो थोड़ा कमी आई है। अब तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बहुत बृहत निवेश के कारण चाइना और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हुआ कि उन्होंने लोगों में या मानव संसाधन में बहुत पैसा लगाया, उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को भी एडवांस किया। तो इसके कारण ये चाइना वगैरह आप देखें, ये जो देश हैं और पूर्वी ये जो दक्षिण पूर्व एशिया वाले देश हैं, इनमें निर्धनता में कमी आई। इस तरीके से कम हो रही है निर्धनता, समय के साथ निर्धनता कितनी कम हो गई है। इसके अलावा जो चीन है उसमें निर्धनता की संख्या 1981, यहाँ पर आप नंबर देखें, इसमें कितनी ज्यादा थी और वो इतनी कम हो गई, मतलब 2011 में तो केवल 6% रह गई है यहाँ पर, ओनली 6%। कहाँ 85% 1981 में, और इतने कम सालों में वो 6% तक ले आए। दक्षिण एशिया के जो देश हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान है, यहाँ पर इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई। यहाँ पर अभी भी गरीब लोग बने हुए हैं, मतलब कम हुए हैं लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं हुए हैं जैसे हम चाइना का एग्जांपल ले रहे हैं। अब जरूरी यह है कि हमारी निर्धनता रेखा हर देश में अलग अलग है। अब इसके कारण भी भारत में जो निर्धनता है वो राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। यानी अगर हम इसको बराबर करें, जैसे सब देशों का हिसाब तो एक जैसा नहीं हो सकता, तो उस हिसाब से $1.25 के हिसाब से हमारा जो आंकलन है वो वहां से अलग हो रहा है। जैसे सब सहारा अफ्रीका, यहाँ सब सहारा अफ्रीका, इसमें मतलब अब अफ्रीका के देशों के बारे में बात कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1981 में 51 से ये केवल 47% हुई है। मतलब पहले 51 लोग थे, 100 में से 51 लोग गरीब थे। अब इतने सालों बाद भी केवल 47 मतलब केवल 4 लोग कम हुए, यानी 100 में से अभी भी 47 लोग जो है वो गरीब हैं, निर्धन है। लैटिन अमेरिका में जो निर्धनता रेखा है वो 1981 में 11% से गिरकर 6.4% हुई लैटिन अमेरिका में। रूस जैसे जो समाजवादी देश है इसमें थोड़ा सा अलग चीज हुई, जो निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई एक तरीके से। रूस में पहले निर्धनता नहीं थी, उसके बाद यहां पर निर्धनता बढ़ गई। तो कई देशों में परिवेश के हिसाब से भी चेंज होता है। तो संयुक्त राष्ट्र का ये काम है, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा है कि ये जो सहस्त्राब्दी है, ये जो आपके 100 वर्ष हैं, इसमें 1.25 जो डॉलर कमाते हैं, जो लोग इससे कम कमाते हैं, उनको आगे बढ़ाना है। उनका लक्ष्य है कि 1 साल तक उन्होंने एक सीमा तय कर रखी है कि इन सब लोगों को ऊपर लेके आना है। ये इनका मेन सोच है, संयुक्त राष्ट्र जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है। तो निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं? अब इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।